हेलो गाइस, वेलकम टू अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम करने वाले हैं साइक्लोन निसर्गा को पूरा डिस्कस और साथ ही इसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे, स्टैटिक एस्पेक्ट भी देखेंगे एंड ये भी देखेंगे कि हमारे लिए यूपीएससी एग्जाम में कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। एंड अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 24 महीने के लिए अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको 75% डिस्काउंट मिल जाता है और आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है यूजिंग द कोड ANI7। तो आपका टोटल पेमेंट बनेगा 43,200 ओनली फॉर 24 मंथ्स एंड इसके अंदर आपको घर बैठे बैठे सारी सुविधाएं, सारे लेक्चर जो हैं वो मिलते रहेंगे। इसके और क्या बेनिफिट्स हैं वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो टू गेट रेगुलर अपडेट्स एंड पीडीएफ्स। तो ये आपको टेलीग्राम के जो नाम है वो नीचे दिए गए हैं। सो अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप है UNARTIC, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी टाइम YT एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है अनिकेत सर। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो निजारगा की, और ये आपका पूरा का पूरा जो एरिया है ये आपका साइक्लोन है। और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ये हमारा इंडिया है। ये देखिए, ये इंडिया है। ऑलराइट, अब क्लियरली विजिबल हो गया होगा। इस एरिया में आप देख सकते हो महाराष्ट्र गुजरात वाला जो एरिया है, यहाँ पे ये हिट कर रहा है और कितना बड़ा बना हुआ है। तो ये सैटेलाइटिक एक इमेज है। तो देखिए, क्योंकि ये साइक्लोन है तो हमारे लिए ज्योग्राफी का कंसेप्ट हो गया, तो GS1 में आपसे पूछा जा सकता है एंड साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है तो GS3 में भी आपसे ये पूछा जा सकता है। तो निसर्गा जो है ये अरेबियन सी में आया साइक्लोन है और ये अम्फान के बाद आया है। तो अम्फन को हमने पहले काफी डिटेल में डिस्कस किया था और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। जो इस बार का नाम है निसर्गा, ये बांग्लादेश ने सजेस्ट किया था, तो हमने इसका भी देखा था कि नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स कैसे होती हैं। और जो अम्फन था वो थाईलैंड ने सजेस्ट किया हुआ था। As per Indian Meteorological Department, the impact of the cyclone is likely to be felt in Maharashtra and Gujarat। तो हमारा जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका कहना है कि इस साइक्लोन निजारगा का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलेगा। तो ये साइक्लोन हमारे लिए क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले भी देख चुके हैं अम्फन के टाइम पे कि हम कोविड-19 से जूझ रहे थे और बीच में वो अम्फन साइक्लोन आ गया जिसके कारण बहुत ज्यादा तबाही हुई और लोगों को बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हुआ। तो सेम चीज अभी भी है, क्योंकि कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है। हमारे केसेस अगर हम देखें तो 2 लाख से ऊपर हो चुके हैं और अब एक और नई मुसीबत आ रही है जो कि आपकी इकोनॉमी को भी हर्ट करेगी, सोशल लाइफ को भी हर्ट करेगी और जो हम सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स ले रहे हैं उसको भी डिस्टर्ब करेगी। क्योंकि अगर रिलीफ कैंप्स बनाओगे तो वहां पे आप लोगों को दूर दूर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, प्लस खाने पीने के लिए भी सारे के सारे लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। So there is a concern about the impact of cyclonic storm on the battle against COVID-19, as rain and flooding may set back social distancing and other necessary measures of evacuation centers and even at some COVID-19 facilities located in the low lying areas। तो जो भी लो लाइंग एरियाज हैं, यानी कि नीचे की तरफ के एरियाज हैं, वहाँ पे फ्लडिंग वगैरह भी हो सकती है, हैवी रेन्स हो सकती हैं। वैसे भी अगर हम बॉम्बे की बात करें तो वहाँ पे तो बारिशों में हमेशा ही फ्लडिंग हो जाती है। तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना मुश्किल हो जाएगा। लोग हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे भी क्राउडेड हो जाएगा। अगर कहीं पे कोई लंगर लग रहा है या कोई किसी भी तरह की गवर्नमेंट हेल्प कर रही है खाना पहुंचाने की, तो वहाँ पे भी क्राउडिंग हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारा जो एफर्ट है कोविड-19 को कंटेन करने का वो डिफीट हो जाएगा, प्लस हमारे केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब लोग हंग्री होंगे, पुअर होंगे और कहीं ना कहीं उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो उनकी इम्यूनिटी भी कमजोर होगी, जिससे कि वो कोविड-19 के शिकार भी जल्दी हो सकते हैं। A few days back, Super Cyclone Amphan, one of the strongest cyclone in the country, has been seen in the last few decades। तो हमने देखा था कि अम्फन ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन्स था जो कि हमने पिछले कुछ दशकों में देखा है। इट हिट द वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड बांग्लादेश। तो हमने इसका एपिसेंटर वाला एरिया भी देखा था जहाँ पे लैंडफॉल हुआ था। लैंडफॉल मीन्स जहाँ पे जाके ये लैंड से पहली बार टकराता है। तो उसके अंदर आपका बांग्लादेश वाला एरिया था, ओडिशा वाला एरिया था और आपका इंडिया वाले वेस्ट बंगाल वाला भी एरिया था। तो इस पूरे एरिया को उसने अफेक्ट किया था। Cyclone Nisarga is expected to be weaker than Cyclone Amphan in strength and intensity। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास एक रिलीफ की खबर ये है, क्योंकि ये एक अरेबियन सी का साइक्लोन है, तूफान है। तो जो साइक्लोन निसर्गा है उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, जो ताकत है, वो साइक्लोन अम्फन के मुकाबले कम होने के चांसेस ज्यादा हैं।
तो दैट मीन्स ये उतनी तबाही नहीं मचाएगा, उतना डैमेज नहीं करेगा जितना कि साइक्लोन अम्फन ने ईस्टर्न साइड पे हमारे किया था। However, in both cases, the exceptional warm ocean temperature seem to be behind the intense storms. तो जो रीजन बताया जा रहा है वो है कि काफी ज्यादा गर्म होना ओशन वाटर्स का। While cyclones have always been more frequent in Bay of Bengal, they have been less frequent off so in India's western coast, a trend that has gradually changing according to the scientists. तो ये बात हमने अम्फन के टाइम पे भी पढ़ी थी कि बे ऑफ बंगाल जो है वो ज्यादा प्रोन है साइक्लोन्स की, और ज्यादा साइक्लोन आते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स आते हैं और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन्स भी आते हैं एज कम्पेयर टू अरेबियन सी वाला रीजन, अरेबियन सी वाला एरिया। लेकिन अब जो साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है ये चेंज हो रहा है और इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट भी जो है डैमेजिंग और स्ट्रॉन्गर साइक्लोन्स को फ्रीक्वेंटली झेल रहा है। सो इसका मतलब अगेन जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण पहले हमारा ईस्टर्न साइड ज्यादा इफेक्ट होता था, अब हमारा वेस्टर्न साइड भी इक्वली इफेक्ट होने लगा है। Further, cyclones formed in Bay of Bengal are stronger than those in Arabian Sea. तो जो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स बनते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। द रिलेटिवली कोल्ड वाटर ऑफ द अरेबियन सी डिस्करेज द काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग साइक्लोन दैट आर फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल साइड। तो जो हमारा अरेबियन सी वाला साइड है वहां पे ठंडी हवाएं होती हैं, ठंडा पानी होता है, जिसके कारण जो स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स के लिए जो प्री कंडीशन है वो मीट नहीं हो पाती और इसीलिए बे ऑफ बंगाल के जो साइक्लोन्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इसके अलावा हमने एक और रीजन भी देखा था कि बे ऑफ बंगाल को लगातार पानी मिलता रहता है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा के अंदर, तो उसको लगातार जो है फ्रेश वाटर मिलता रहता है, फ्रेश रेन्स आती रहती हैं, जिससे कि जो साइक्लोन है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अरेबियन सी के अंदर ऐसा कोई ज्यादा फ्रेश वाटर वाली बात नहीं आती। ऊपर से जो अरेबियन सी के ऊपर जो हवाएं चलती हैं वो काफी ज्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं और उन हवाओं से जो थोड़ा बहुत गर्माइश होती है ओशन वाटर की वो ठंडे पानी में तब्दील हो जाता है, तो पानी जो है वो ठंडा रहता है, तो जिसके कारण पानी ठंडा रहता है और जो आपका साइक्लोन है वो नहीं बन पाता। The year 2019 was slightly unusual as Arabian Sea saw the most frequent and intense cyclonic activities in more than 100 years. तो 2019 के अंदर हमें काफी ज्यादा चेंज फिनोमेना देखना पड़ा, जिसको हम अगेन साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज के कारण लिंक कर रहे हैं। वो ये था कि अरेबियन सी के अंदर काफी ज्यादा साइक्लोन्स भी आए, फ्रीक्वेंट आए मतलब कि ज्यादा टाइम्स आए, और इंटेंस भी आए यानी कि स्ट्रॉन्गर भी आए, जो कि पहले नहीं होता था और लास्ट 100 सालों में ऐसा नहीं देखा गया था। उसके बाद हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 5 साइक्लोन्स जो 2019 में आए थे। तो 5 साइक्लोन्स ओरिजिनेटेड इन द एरिया यानी कि अरेबियन सी इन 2019, वायु, हिक्का, कयार, माहा एंड पवन। तो 5 आपको साइक्लोन्स के नाम याद रखने हैं जो 2019 में अरेबियन सी में आए, वायु, हिक्का, कयार, माहा एंड पवन। व्हेन नॉर्मली 1 और 2 आर फॉर्म्ड, जबकि रूटीन के अंदर अगर हम देखें तो मुश्किल से 1 या 2 साइक्लोन्स ही आया करते थे। The Arabian Sea saw more cyclonic storms than Bay of Bengal during 2019, और यहाँ तक कि इसने बे ऑफ बंगाल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और बे ऑफ बंगाल से ज्यादा जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हैं वो अरेबियन सी में आए थे। The Bay of Bengal reported less than normal number of cyclones, और उल्टा बे ऑफ बंगाल में 2019 में नॉर्मल नंबर से कम साइक्लोन्स आए थे। 3 cyclones formed in Bay of Bengal were पबुक, फनी एंड बुलबुल। तो बे ऑफ बंगाल के जो साइक्लोन्स हैं वो है पबुक, फनी एंड बुलबुल। अब आपको जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से आ सकती है कि रिवर्स कर देंगे। सपोज करो आपको दे देंगे कि इन 2019 वाज अ वेरी क्लाइमेटिक ईयर एंड देयर वाज अ अनयूजुअल साइक्लोनिक एक्टिविटीज इन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। फिर आपको स्टेटमेंट नंबर 1 दे देंगे, इनके नाम वायु, हिक्का, कयार, माहा एंड पवन ओरिजिनेटेड इन बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे लिख देंगे पबुक, फनी एंड बुलबुल ओरिजिनेटेड इन अरेबियन सी। तो आपको जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो रिवर्स दे दी, फिर आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 5 अरेबियन सी में क्या नाम आए थे और 3 जो बे ऑफ बंगाल में थे उनके क्या नाम थे, और अभी जो लेटेस्ट है उनको भी ऐड कर लो, तो यहाँ पे आपका निसागरा हो जाएगा और यहाँ पे आपका अम्फन हो जाएगा। Post monsoon cyclones have been seen in Arabian Sea. However, pre-monsoon cyclones such as Nisarga have so far been rare. तो एक और कैरेक्टरिस्टिक्स जो अरेबियन सी की है वो ये है कि बारिशों के बाद यानी कि मॉनसून के बाद जब आपकी रेन्स पड़ जाती हैं, तो रेन्स के बाद जो है वो साइक्लोन्स आते हैं अरेबियन सी के अंदर। लेकिन इस बार क्या हुआ है, प्री मॉनसून, अभी तक हमें पता है कि मॉनसून की बारिशें शुरू नहीं हुई हैं, तो सावन से पहले ही जो साइक्लोन्स हैं वो आ गए हैं, जिसका नाम है निजारगा।
और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, जिस तरह से हम देख रहे हैं डैमेज कर रहा है बॉम्बे वगैरह के अंदर, महाराष्ट्र में। तो उस हिसाब से हमें पता चल रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग भी है और प्री मानसून भी है, जबकि रूटीन के अंदर नॉर्मल कंडीशंस के अंदर पोस्ट मानसून आता है। तो अगेन आपको क्लाइमेट चेंज से भी इसको रिलेट कर सकते हो, इसको एज एन एग्जांपल वहां पे कोट कर सकते हो। Tropical cyclone is an intense circular storm that originates over warm tropical oceans and is characterized by low atmospheric pressure and high winds and heavy rains. तो अगेन ये हमारी स्टैटिक ओशन से लिंक हो गया ज्योग्राफी के कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो हमें पता है कि वार्म ट्रॉपिकल ओशंस, ट्रॉपिकल हमने पहले भी पढ़ा है कई बार। ट्रॉपिकल होता है जो दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में जो एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया होता है। तो यहाँ पे जो समुद्र है और ये यहाँ पे इक्वेटर हो गया, तो यहाँ पे जो समुद्र है ये थोड़ा सा वार्म ओशन मानते हैं हम, लेकिन कुछ एरिया वार्म है, कुछ एरिया नहीं है। लेकिन ओवरऑल चलो जो यहाँ पे वार्म एरिया है उसके अंदर आपका जो तूफान उठता है उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। और ये कब उठता है? जब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाता है। तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, इसके अलावा तेज हवाएं होंगी। ऑफ कोर्स जब चक्रवात है तो तेज हवाएं तो होंगी, और इसके बाद हैवी रेन्स होगी जो उसको कॉन्स्टेंटली फीड करेंगी, जिससे उसका आकार बढ़ेगा। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। और ट्रॉपिकल जोन आपको पता ही है, हम कई बार ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं। आपने मेरे एनसीईआरटी के कोर्सेज में भी इस चीज को देखा होगा, तो आप वो भी देख सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं आपको सारी डिटेल्स बता देता हूँ। A characteristic feature of the tropical cyclone is the eye, a central region of the clear skies, warm temperature and low atmospheric pressure. तो जो बिल्कुल बीच वाला एरिया होता है किसी भी साइक्लोन का, उसको हम साइक्लोन की आंख कहते हैं। So this is the eye of cyclone. Storms of this type are called hurricanes in North Atlantic and Eastern Pacific and typhoons in Southeast Asia and China. अभी अगेन आपको इंपॉर्टेंट है कि नेमिंग आपसे पूछी जा सकती है कि साइक्लोन्स को क्या क्या कहाँ कहाँ कहा जाता है। तो हमारे इंडिया में तो भाई साइक्लोन को साइक्लोन कह रहे हैं। अमेरिकन वाली साइड पे यानी कि नॉर्थ अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक वाले एरिया के अंदर इसी को हरिकेन्स कहा जाता है। और जो आपका साउथ ईस्ट एशिया वाला है, मतलब इंडिया के इस तरफ वाले जो रीजन्स हैं, और जो इधर चाइना वाला रीजन है, इस एरिया के अंदर इसको टाइफून्स कहा जाता है। सो टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन हैं तीनों सेम ही चीज, सेम ही फिनोमेना। They are called tropical cyclones in Southwest Pacific and Indian Ocean region. तो मेनली हम इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन रीजन के अंदर इसको साइक्लोन्स कहा जाता है। सो तीन डिफरेंट एथमोलॉजीज हैं, तीन डिफरेंट नाम हैं एक ही चीज के, और किस किस रीजन में है आपको ये मैच द फॉलोइंग की तरह भी पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे साउथ वेस्ट पैसिफिक भी लिखा है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हो गया। तो जो भी ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, वहां पे भी साइक्लोन ही आप वर्ड का यूज करते हो। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि हरिकेन्स हो गया अमेरिका वाली साइड पे, इंडिया वाली साइड पे हो गया साइक्लोन्स, और इंडिया के ईस्ट वाली साइड पे हो गया टाइफून्स। In the southern hemisphere, storms rotate clockwise and anti-clockwise in the northern hemisphere. तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है कि क्लॉकवाइज घड़ी जैसे घूमती है तो वो आपका होता है ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी से उल्टा। तो नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज होगा और साउथ में आपका क्लॉकवाइज होगा। ये आएगा आपका साउथ में और ये क्लॉकवाइज होगा, नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज होगा। ANSC से याद रख सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा, इसका AN हो गया, ये SC हो गया। तो साउथ में क्या आएगा? क्लॉकवाइज, नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अब आ जाते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। तो ये भी हमने साइक्लोन अम्फन के टाइम पे देखा था, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी आपको स्टैटिक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो एक तो आपका जो IMD है ये 1875 में अंग्रेजों ने स्टैब्लिश किया था। तो इट इज अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह लो, और प्री इंडिपेंडेंस बॉडी, कॉलोनियल टाइम्स की बॉडी है। ये आज की डेट में किसके अंदर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। तो मिनिस्ट्री के अंदर आती है अर्थ साइंसेज। It is the principal agency responsible for meteorological observations, weather forecasting and seismology. तो ये प्रिंसिपल एजेंसी है, ये मेन एजेंसी है, हमारी एपेक्स बॉडी है जो तीन चीजों को देखती है। एक तो आपका मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, दूसरा आपका वेदर फोरकास्टिंग एंड तीसरा आपका सेस्मोलॉजी। अब जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस है ये अपने आप में बहुत ब्रॉड टर्म है, और इसके अंदर कई सारी चीजें आ जाती हैं। तो मौसम से रिलेटेड कोई भी चीज हो, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का कोई चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी का कोई चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन्स में कोई चेंज हो रहा है, एयर प्रेशर में कोई चेंज हो रहा है, लो एयर प्रेशर बन रहा है, हाई एयर प्रेशर बन रहा है, विंड स्पीड में कोई चेंजेस आ रहे हैं, विंड डायरेक्शंस में कोई चेंजेस आ रहे हैं,
ये सभी की सभी मौसम से रिलेटेड जो चीजें हैं ये आपकी मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के अंदर आती हैं और ये आईएमडी देखता है। नंबर 2 वेदर फोरकास्टिंग कि कहाँ पे कैसा मौसम रहेगा, रेन्स अच्छी आएंगी या नहीं आएंगी, यहाँ पे रेन पड़ेगा, यहाँ पे सूखा पड़ेगा, या आप जो साइक्लोन्स है इनकी वार्निंग बताना कि भाई जैसे हमने देखा था अम्फन के टाइम पे पहले ही इन्होंने बता दिया था कि एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है बे ऑफ बंगाल की तरफ और साइक्लोन में ये तब्दील हो सकता है। तो इस तरीके से वेदर को फोरकास्ट करना ताकि जो आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स हैं वो रेडी रहें और जो भी हम कर सकते हैं सरकार की तरफ पे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सतर्क रहें और वो क्विक एक्शन ले पाएं किसी भी तरह की कंटीजेंसी से निपटने के लिए। एंड लास्टली सेस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, रिलेटिंग टू अर्थक्वेक्स। तो कोई भी चीज सिस्मोलॉजी के अंदर आ जाती है जो आपकी अर्थक्वेक से रिलेटेड है, भूकंप से रिलेटेड है, या कोई भी और ऐसी वाइब्रेशन है जो कि अर्थक्वेक का फॉर्म ले रही है, या फिर कोई और वाइब्रेशन जो कि अर्थ के क्रस्ट तक पहुंच रही है और किसी भी तरह से कोई चेंज ला सकती है। तो हर तरह की वाइब्रेशन की स्टडी एंड मेनली इट रिलेट्स टू अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक्स का काम भी अर्थक्वेक्स को देखना, ऑब्जर्व करना, और कोई फिनोमिना में चेंज है तो वो चीजें देखना, वाइब्रेशंस को स्टडी करना, ये सब भी आईएमडी के परव्यू में आता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आईएमडी। हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखा, हमने बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के अंदर जो डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस आता है, वो भी हमने देख लिया। एंड इससे पहले हमने जो करंट न्यूज इवेंट में निजारगा साइक्लोन चल रहा है उसको भी हमने ऑब्जर्व कर लिया। तो लास्टली मैं आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स बता दूं जो आप अगर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगे, और जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है जैसे मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहला बेनिफिट तो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हो, यानी कि जो भी आपको टीचर पसंद है, जो भी एजुकेटर आपको पसंद है, जो भी शिक्षक आपको पसंद है, उसी से आप सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कर सकते हो। तो आपके पास चॉइस ऑफ टीचर्स मिल जाता है, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पे जाते हैं तो सपोज कीजिए वहाँ पे आपको पॉलिटी के टीचर अच्छे लगे लेकिन इकोनॉमिक्स के अच्छे नहीं लगे, तो आपके पास स्विच करने का ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं, और बहुत सारे ऑफलाइन टीचर्स भी हमारे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, जैसे कि मृणाल सर खुद पढ़ाते हैं, तो उनसे अच्छा आपको इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएगा। तो इस तरह से आपके पास चॉइस ऑफ टीचर्स हो जाती है। सेकेंडली आपके लिए डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस लगाए जाते हैं, ताकि अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वहां पे क्लियर कर सको। उसके लिए शेड्यूल होता है, आप अपने डाउट्स लिख के दे सकते हैं और आपके जो टीचर्स हैं वो आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो आपका ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर हो जाता है, जिससे कि काफी ज्यादा बेनिफिट रहता है आपको चीजों को समझने में और याद रखने में। थर्ड, अगर मैं प्लस पॉइंट बताऊं तो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। यानी कि अगर आपने सपोज कीजिए आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का पढ़ना, लेकिन आपको लगा नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन लेना चाहता हूँ, तो आप उसको भी स्विच कर सकते हो। तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरी अनअकैडमी की लाइब्रेरी का। तो आप मल्टीपल टीचर से सेम कोर्सेज देख सकते हैं, और आप अदर अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं, जिससे कि अगर सपोज कीजिए अगर आप दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हैं, तो आप दोनों ऑप्शन को स्टडी करके देख सकते हो और उसके बाद अपना मन जो है वो पक्का बना सकते हो। तो आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना होता, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपका सब कुछ चलता रहता है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि आपको रियल टाइम इंटरेक्शन मिलता है टीचर्स के साथ। तो आपका बिल्कुल लाइव वन टू वन क्लासेस होती हैं, जैसे कि आपके सामने ही टीचर्स बैठे हों, तो आप अच्छे से उसी समय वास्तविक समय पर बातचीत कर सकते हो अपने शिक्षकों के साथ। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलती है, यानी कि आपको डेली एमसीक्यूज की भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके बाद आपको प्रीलिम से पहले के लिए प्रीलिम बूस्टर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, आपको पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। तो आपको हर तरह की अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज हमारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होती हैं, और इसके अलावा हर एक टेस्ट सीरीज के और हर एक थ्योरेटिकल चैप्टर के भी आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स दिए जाते हैं, जिससे कि आप देख सकते हो, जिससे कि आप अपनी रिवीजन कर सकते हो आसानी से। आपको खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको डायरेक्टली अपने फोन में या टैब में पढ़ सकते हो, या फिर आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। सिक्स पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर जाते हैं, लेकिन आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट या कोई ना कोई पोर्शन जो है वो कह देते हैं खुद से कर लो, या फिर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण फिर आपका वो काम रह जाता है। आपको अनअकैडमी पे इस तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी, आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस जो है वो कवर किया जाता है। डेली क्लासेस होती हैं, टाइम टू टाइम क्लासेस होती हैं, और बहुत सारे ऑफलाइन कोर्सेज भी बना चुके होते हैं, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो अगर आपको किसी चीज में कोई डाउट रह जाए तो। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ तो आप सारी की सारी वीडियोस को डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास और वॉच कर सकते हो ऑफलाइन। यानी कि सपोज कीजिए आप किसी ऐसे एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा, या जैसे अभी साइक्लोन आया था तो उड़ीसा के जो एरियाज हैं वहाँ पे इंटरनेट अफेक्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, या आप किसी भी और रीजन से आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी सारी की सारी वीडियोस को, जो भी आपके रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, उनको डाउनलोड करके रख सकते हो, और आप जब चाहें उन्हें ऑफलाइन देख सकते हो, जिससे कि अगेन आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है, और आपका अगेन आप पूरा का पूरा जो आपका
स्टडी का टाइम टेबल है वो अफेक्ट नहीं होता, वो यूं का यूं चलता रहता है। सो दीज आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग अन अकेडमी प्लस। इसलिए आपको अन अकेडमी प्लस जो है वो जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एंड अगर आप लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हो, बेसिकली अब अभी आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या अभी आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, अभी आप मन बना रहे हैं, तो आपके लिए जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन मैंने आपको पहले बताया था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा सस्ता भी पड़ता है आपको, और सिर्फ 43,000 रुपीज के अंदर आपको 2 साल के लिए एक्सेस मिल जाता है पूरी अन अकेडमी लाइब्रेरी का।